गुड मॉर्निंग, वेलकम टू बायो सीकर्स। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि बेसिक इंफॉर्मेशन पढ़ा था सेल का। सेल क्या है, उसकी डिस्कवरी किसने किया, सेल थ्योरी किसने दिया, और हम लोग देखे थे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म क्या है, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म क्या है, और कुछ हम लोग सेल्स के स्ट्रक्चर, उसके शेप्स के बारे में पढ़े थे। बेसिक इंफॉर्मेशन था सेल का। लेकिन अब हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे और टॉपिक होगा सेल ऑर्गेनल्स। मतलब सेल के अंदर और क्या क्या होते हैं जिससे सेल अपना डिफरेंट टाइप का फंक्शंस करता है। तो हम लोग एक सेल को जब माइक्रोस्कोप से उसको देखे, मतलब उसको स्टडी किए, तो हम लोगों ने देखा कि सेल के अंदर एटलीस्ट 3 टाइप ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स तो कंपलसरी जरूर है। 3 फीचर्स, और वो 3 फीचर्स जो हर सेल में पाया जाता है वो कौन कौन है। तो फर्स्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियस, ठीक है। और तीसरा साइटोप्लाज्म। तो ये 3 सेल ऑर्गेनल्स तो कंपलसरी हर सेल में पाया जाता है। तो हम लोग सबसे पहले ये 3 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग फर्स्ट स्टार्ट करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये क्या होता है? तो ये जो है मेनली ये क्या होता है, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो फ्लेक्सिबल होती है। दैट मीन्स वो जैसा सेल होगा उस तरह से अपने आप को वो ढाल देगा। तो ये हो गया क्या, फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल होता है, और ये बना किस चीज़ से होता है? तो ये जो होते हैं ना, लिपिड और प्रोटीन, इससे ही मिल करके बने होते हैं। अब लिपिड और प्रोटीन है, इसके हम बारे में लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि लिपिड क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है। बेसिकली है बायो का, लेकिन इसकी स्ट्रक्चर और ये सारी चीज़ें हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अब देखते हैं ये क्या है। तो आउटर मोस्ट कवरिंग है, क्या है? तो ये आउटर मोस्ट कवरिंग है। तो ये मेनली दिखलाता है कि ये सेल जो होता है, सेल के अंदर जो होता है ना, वो सबसे बाहर का जो लेयर होता है, आउटर मोस्ट कवरिंग जो होता है वो सेल का, वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। ये क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या होता है? तो ये क्या करता है ना, सेपरेट करता है सेल को। क्या करता है? सेपरेट करता है कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। मतलब सेल हुआ, सेल के बाहर का जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हुआ, उससे क्या करते हैं, वो सेपरेशन का काम करता है। और इसका ही इसी सेपरेशन की वजह से क्या होता है, ये अलाउ किस चीज़ों को एंट्री करना है, किस चीज़ों को एग्जिट करना है, कुछ मटेरियल्स को लाना है, किस मटेरियल को नहीं लाना है, ये सारा काम किसका होता है? ये सारा काम होता है हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब जो बेस्ट मटेरियल हुआ उसको बाहर निकालना है, जो मतलब अच्छी चीज़ें हैं जिसको उसे ज़रूरत है सेल्स को, उसको अंदर लाना है। तो इन और आउट का काम करता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब कोई तो एक सिस्टम होगा जिसकी वजह से ये अंदर आना, अंदर बाहर जाना। तो ये सिस्टम जो होता है, एक जो मेथड होता है, उसको हम लोग कहते हैं क्या, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के थ्रू होता है कि अंदर कौन किस तरह से आएगा, कैसे आएगा, उसको वो बताता है। तो डिफ्यूजन क्या होता है, मिलियन लोग जानते हैं, पर डिफ्यूजन वर्क कैसे करता है? तो ये क्या करते हैं कि जहाँ हाई कंसंट्रेशन होता है सिर्फ वहाँ, और जहाँ लो कंसंट्रेशन होता है उसकी ओर मूवमेंट करता है। मतलब मूवमेंट फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन। तो वो क्या हो गया, हमारा डिफ्यूजन होता है, ठीक है। डिफ्यूजन का काम क्या होता है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर ये मूवमेंट करता है। तो डिफ्यूजन के थ्रू कौन कौन सा चीज़ों का मूवमेंट होता है? तो गैसियस एक्सचेंजेस, गैसियस एक्सचेंज जैसे कि CO2, O2 और भी सारा मॉलिक्यूल्स वगैरह, ये सारा डिफ्यूजन के थ्रू ही होता है। वाटर जो मॉलिक्यूल, वाटर्स जो होते हैं, वो भी हमारा डिफ्यूजन के थ्रू ही मूवमेंट करता है। लेकिन वाटर मॉलिक्यूल जो होता है वो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू एक मेथड ऑस्मोसिस के थ्रू जाता है। अब पूछेंगे ऑस्मोसिस क्या है? तो ऑस्मोसिस भी बेसिकली एक टाइप का
क्या है, डिफ्यूजन ही है, जो कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है सिलेक्टिवली मेम्ब्रेन की तरफ। लेकिन वाटर मॉलिक्यूल के लिए एक स्पेशल टर्म दे दिया गया, उसको कहते हैं हम लोग ऑस्मोसिस। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि उसके अलावा जब वो मूवमेंट होने लगा तो हम लोग सोचते हैं कि क्या करते हैं, एक एनिमल सेल या प्लांट सेल कोई भी लेते हैं, उसको वाटर मॉलिक्यूल जैसे कि शुगर या साल्ट का सॉल्यूशन लेते हैं और उसको हम लोग ना वाटर में मिलाते हैं, शुगर या साल्ट को वाटर मिलाते हैं तो शुगर साल्ट का सॉल्यूशन बन जाता है। जब हम लोग उसमें एक सेल को डालते हैं तो हमें ना कुछ चेंजेस नजर आते हैं। तो 3 टाइप का एक्चुअली में वो मतलब उसमें चेंजेस आता है, या फिर हम लोग देखते हैं कि 3 टाइप के चीजें होती है, 3 टाइप की चीजें होती है। तो 3 उसमें क्या क्या है, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कैसा हो जाता है, तो या तो सॉल्यूशन देख रहे हैं कि हाइपोटोनिक हो सकता है, आइसोटोनिक हो सकता है, या हाइपरटोनिक हो सकता है। ये 3 चीज हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, क्या क्या है, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक। अब ये तीनों क्या है इसके बारे में हम लोग एक डिफरेंस मतलब के थ्रू हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं क्या है। तो फर्स्टली देखते हैं हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक में क्या है, तो मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज अ हायर कंसंट्रेशन देन द सेल। मतलब क्या हुआ, सेल के जो बाहर हुआ मीडियम वो ज्यादा कंसंट्रेशन है, सेल के बाहर का जो मीडियम है वहां पर हायर कंसंट्रेशन है देन द सेल। मतलब सेल के बाहर उसको ज्यादा कंसंट्रेशन है, मतलब मोर वाटर मॉलिक्यूल्स है। लेकिन वही चीज आइसोटोनिक में क्या होता है, कोई कुछ नहीं, कोई भी वाटर कंसंट्रेशन हाई या लो नहीं होता, सेम कंसंट्रेशन होता है। जितना मीडियम के बाहर मतलब जितना सेल में होता है उतना ही सेल के बाहर के मीडियम में भी होता है। लेकिन हाइपरटोनिक में देखते हैं कि मीडियम जो कि सेल के बाहर होता है वहां पर देख रहे हैं कि लोअर कंसंट्रेशन हो जा रहा है सेल की बाहर की अपेक्षा, सेल के अपेक्षा। अब जब देखते हैं हम लोग क्या देखते हैं कि जब हम देखें कि जब यहाँ पर हाइपोटोनिक में हुआ कि जब ऐसा हुआ कि हायर कंसंट्रेशन बाहर में हुआ, तो यानी कि मोर डाइल्यूटेड हो गया, बाहर की ओर क्या हो गया, मोर डाइल्यूटेड, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल बाहर में ज्यादा है इसलिए वहां पर मोर डाइल्यूटेड हो गया। वही चीज आइसोटोनिक में जब कोई चेंज कंसंट्रेशन का चेंजिंग ही नहीं है तो वहां पर कुछ भी नहीं हुआ, सेम एज इट इज। लेकिन जब हाइपोटोनिक की बात होती है तो वहां पर तो सेल में ज्यादा वाटर होते हैं और मीडियम के बाहर क्या होते हैं, लो कंसंट्रेशन होता है, तो इसलिए इसको कहते हैं कंसंट्रेटेड। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि अब ऐसा हुआ तो क्या होगा, जब कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा हुआ या फिर अंदर ज्यादा हुआ या फिर कुछ नहीं हुआ तो क्या क्या चेंजिंग हुआ। तो उसमें क्या हुआ, जब हाइपोटोनिक में क्या हुआ कि जब सेल ज्यादा मतलब मीडियम में ज्यादा वाटर हुआ, वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा हुआ सेल के अंदर, तो क्या होगा, तो हम लोग पढ़े थे डिफ्यूजन में कि हाई से लो तक की तरफ आने लगता है। कब तक, जब तक कि इक्विलिब्रियम ना हो जाए, मेंटेन ना करे पोजीशन को। तो इसमें क्या इस केस में क्या होने लगेगा, हाइपोटोनिक में सेल में वाटर आने लगेगा, बाहर से क्या होगा, अंदर की ओर आने लगेगा, यानी कि वो क्या करेगा, वाटर को गेन करेगा। लेकिन आइसोटोनिक में क्या होता है, ये चीज नहीं होता है और कोई भी मूवमेंट, नो मूवमेंट होता है, कोई भी मूवमेंट नहीं होता है क्योंकि वो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम स्टेबलिस्टेड है। एंड हाइपरटोनिक में क्या होता है, हाइपरटोनिक में क्या होता है, जब सेल के अंदर ज्यादा वाटर होते हैं तो क्या करेगा, वो लूज करने लगेगा ना अपने इक्विलिब्रियम को पाने के लिए, तो यहाँ पर क्या होगा, लूज द वाटर। तो हम लोग समझ गए, यह इस तरह से ये हाइपोटोनिक हो गया, आइसोटोनिक हो गया और हाइपरटोनिक हो गया। अब क्या होता है, हम लोग इस चीजों को देखते हैं। देखो एक्चुअल में क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल तो दोनों तरफ सेल मेम्ब्रेन है तो उसका काम तो दोनों तरफ डायरेक्शन में पास करना होता है। तो वाटर मॉलिक्यूल जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन के दोनों डायरेक्शन में जाते हैं। बट जब जाते हैं तो इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा पानी सेल के अंदर आएगा, मोर वाटर होगा, मोर वाटर विल कम इनटू द सेल। कितना कितना मतलब जितना सेल हमारा नहीं रिलीज करेगा उससे ज्यादा तो हमारे अंदर सेल के अंदर क्या आ जाएगा, पानी आने लगेगा। तो क्या हो गया, मोर वाटर विल कम इनटू द सेल देन लीव हो गया। लेकिन आइसोटोनिक में क्या होगा,
जब मूवमेंट जब दोनों तरफ डायरेक्शन वाटर का मॉलिक्यूल का होने लगेगा तो हमें इक्विलिब्रियम ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, तो ना तो वाटर जाएगा, जितना मतलब जितना बाहर जाएगा उतना ही बाहर आएगा, मतलब कुछ भी नहीं होगा, सेम एज द मूवमेंट गोइंग इन और देन गोइंग आउट, जितना गया बाहर उतना आएगा, नो चेंजिंग। एंड हाइपरटोनिक में क्या होता है कि मोर वाटर लीव द सेल देन इंटर इट। अब जितना क्या होगा, अब सेल में अंदर ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल था तो क्या करेगा, वो लीव करेगा ना, लीव द सेल देन द इंटर इट, जितना अंदर नहीं आएगा उससे ज्यादा सेल बाहर की ओर छोड़ेगा। इस केस में होता क्या है, अब देखते हैं हाइपोटोनिक में कि ये क्या कैसे होता है। तो जैसे देखो सेल क्या हुआ कि अंदर वाटर आने लगेगा तो सेल क्या होगा, फूलने लगेगा, स्वेल करने लगेगा, तो सेल क्या हो जाता है, स्वेल हो जाता है। लेकिन आइसोटोनिक में जब मूवमेंट ही नहीं हो रहा है, इक्विलिब्रियम ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हो रहा है, तो जैसा साइज पहले था सेम साइज अभी भी है। लेकिन हाइपरटोनिक में क्या होगा कि जो सेल था वो बाहर की ओर पानी निकालने लगा, तो इस केस में क्या होगा, वो श्रिंक कर जाएगा, मतलब सिकुड़ने लगेगा, छोटा हो जाएगा। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन के बारे में पढ़ लिए कि 3 टाइप के सॉल्यूशंस हो जाएंगे इसमें। पढ़ेंगे हम लोग हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक, ये सॉल्यूशन के बारे में पढ़ लिए कि यदि हम लोग सेल्स को डालते हैं तो किस टाइप का फॉर्मेशन मतलब होता है। आप लोग देखते हैं कि वाटर प्लांट रूट होता है तो उसमें एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, तो ये भी एक एग्जांपल है ऑस्मोसिस का ही। ऑस्मोसिस के थ्रू ही क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है प्लांट रूट में। एक चीज हम लोग यहाँ टर्म देखते हैं इंडोसाइटोसिस, ये क्या होता है, तो देखो हम लोग समझे कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। उसी अपने फ्लेक्सिबिलिटी के कारण कुछ सेल्स में क्या होते हैं, वो अपने फूड को अपने अंदर लेने का कोशिश करते हैं, चलने की कोशिश करते हैं, मतलब अपने अपने हर टाइप का जो उनका वर्क है, जो उनकी करना है, वो सारे चीज करते हैं। तो वो क्या होता है ना, उस तरह से इंडोस अमीबा क्या करते हैं कि वो अपने सेल बॉडी के फ्लेक्सिबिलिटी के कारण वो अपने फूड मतलब खाने को कैच करता है, उसको कहते हैं हम लोग इंडोसाइटोसिस। ये एक प्रोसेस है जिससे थ्रू अपने फूड को इनगल्फ करता है, इनगल्फ इन द फूड सेल, उसको कहते हैं हम लोग इंडोसाइटोसिस। अब हम लोग एक पढ़ेंगे सेल वाल। सेल वाल बेसिकली ये सब में नहीं पाया जाता, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट, फंजाई, बैक्टीरिया, एनिमल्स में नहीं पाया जाता है। और ये सेल जो होता है, सेल वाल, ये रिगिड आउटर कवरिंग होता है, मतलब हार्ड सा होता है, मतलब इसकी जरूरत एनिमल सेल को नहीं होती है, क्योंकि उसे बाहरी चोट की जरूरत नहीं होती है, बाहरी चीजों को इसको जरूरत नहीं होती है, इसीलिए ये सेल वाल की जरूरत नहीं है। और ये क्या होता है, लाई आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये चीज यहाँ गलत है, सेल वाल नहीं, यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाहर लाई करता है। सेल वाल जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन व प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होता है, और जिसमें सेल वाल होता नहीं है तो सबसे बाहर कवरिंग क्या हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लेकिन जिसमें सेल वाल होगा उसका सबसे आउटर कवरिंग सेल वाल ही होगा, ठीक है। अब ये किसका मिलकर बना होता है, तो सेल्यूलोज का बना होता है। सेल्यूलोज ही है जो कि प्लांट्स को या फंजाई को, बैक्टीरिया को स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देता है, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं कि प्लांट, फंजाई, बैक्टीरिया सब में सेल्यूलोज हो ही नहीं, लेकिन बेसिकली सेल्यूलोज होता है, ठीक है। अब हम लोग एक टर्म पढ़ेंगे प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस क्या है, तो प्लाज्मोलाइसिस में कुछ नहीं, ये ऑस्मोसिस का ही होता है पार्ट। जब हम लोग देखते हैं कि मतलब हम लोग देखें लास्ट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कि क्या करते हैं कि वो कुछ सेल जो होते हैं वो वाटर को अंदर लाना है, लूज करना है, गेन करना है, तो क्या होगा, श्रिंकेज होगा या कॉन्ट्रेक्शन होगा सेल का। तो ये सेल वाल के अवे होता है, अवे फ्रॉम द सेल वाल, तो ये होता है प्लाज्मोलाइसिस, मतलब सेल वाल के छोड़ करके जो ये मूवमेंट होता है उसको कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। अब सेल वाल क्या करता है, तो सेल वाल परमिट करता है सेल को कि विथ स्टैंड वेरी डाइल्यूटेड एक्सटर्नल मीडिया विदाउट ब्रस्टिंग, मतलब बिना फटे हुए मोर डाइल्यूटेड हो सकता है।
सेल जो होता है स्वेल कर जाता है, कभी श्रिंक कर जाता है। तो ये क्या होता है, जितना प्रेशर यदि स्वेलिंग में यदि सेल वाल के अगेंस्ट लगवाता है, उतना ही इक्वल प्रेशर अगेंस्ट द स्लोअन सेल के भी लगाता है। मतलब स्लोअन जितना करेगा, प्रेशर एडजस्ट करेगा, उतना ही उसके अगेंस्ट में भी लगेगा। समझ गए। अब ये बेसिक इंफॉर्मेशन है सेल वाल का। सेल वाल उतनी इम्पोर्टेंट नहीं होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस का हिंदी होता है केंद्रक। ये सेल का सबसे इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स होता है और इसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। और ये क्या होता है, डबल लेयर्ड कवरिंग होता है उसको। इसके जो होता है न्यूक्लियस के बाहर में डबल लेयर का कवरिंग होता है, उसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। अब कंफ्यूज नहीं होना। देखो, ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और हम लोग पहले पढ़े थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो सेल को कवर करेगा उसको हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन जो न्यूक्लियस को कवरिंग करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है। और इसका जो होता है डबल लेयर होता है। ठीक है। और इसमें जो न्यूक्लियस में जो वो जो कवरिंग होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसमें बहुत सारा पोर्स होता है। ये पोर्स क्या करते हैं कि ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू द आउटसाइड। अब न्यूक्लियस से सेल के बाहर क्या जाना है, क्या आना है, वो अलाउ करता है। क्या वेस्ट मटेरियल को बाहर निकलना है, कौन से अच्छी चीजों को अंदर लाना है, ये काम क्या करता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन करता है। किसके लिए करता है, तो न्यूक्लियस के लिए करता है। ओके। अब हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम क्या है, किससे मिलकर के बना होता है, तो क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। डीएनए क्या है, तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। अब क्रोमोसोम का शेप कैसा होता है, तो बेसिकली ये गुत्थी की तरह रहता है। लेकिन जब हम लोग इसको अच्छे से कब देखते हैं, जब सेल डिवाइड करने लगता है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देता है, रड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ओके। अब हम लोग देखते हैं कि क्रोमोसोम क्या है। तो क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम का काम क्या है, तो क्रोमोसोम इंफॉर्मेशन को रखता है फॉर इनहेरिटेंस ऑफ द कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। दैट मीन्स क्रोमोसोम जो का काम क्या होता है, इनहेरिटेंस को रखना। मतलब पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में क्या आ रहा है कि तो उसको वो क्रोमोसोम रखता है, इंफॉर्मेशन रखता है कि उसके लास्ट टाइम जनरेशन में क्या क्या डीएनए मॉलिक्यूल्स थे और किस टाइप के स्ट्रक्चर थे, उसके नेक्स्ट जनरेशन में कैसा होगा, इस चीजों को वो दिखलाता है, इंफॉर्मेशन रखता है। उसी तरह से इसमें बेसिकली वर्क किसका होता है, डीएनए का काम होता है ये चीजों को करना। तो डीएनए मॉलिक्यूल का काम क्या है, तो डीएनए मॉलिक्यूल का काम होता है कंस्ट्रक्शन का और ऑर्गेनाइजिंग ऑफ द सेल। मतलब सेल को कैसे बनाना है, उसके किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है, इसका काम होता है डीएनए का होता है। और ये डीएनए कैसे मतलब वर्क करता है, तो एक जीन उसमें इंपॉर्टेंट होता है। जो डीएनए का फंक्शनल सेगमेंट होता है, फंक्शनल पार्ट जो होता है वो जीन होता है। इसमें एक टॉपिक है क्रोमैटिन। तो क्रोमैटिन कुछ नहीं है, एक गुत्थी की तरह उलझा हुआ सा होता है। ठीक है। लेकिन जब वो क्या होता है, मतलब वो डिवाइड जब करने लगता है तो वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को बना देता है। तो वो कहते हैं हम लोग क्रोमैटिन। क्रोमैटिन का डिवीजन नहीं होता, क्रोमोसोम का डिवीजन होता है। तो वही क्रोमैटिन क्रोमोसोम में चेंज हो जाता है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं न्यूक्लियस का मेनली फंक्शन क्या है, रोल क्या है। तो ये हम लोग उतने दिन से जो पढ़ रहे थे, ये करता है क्रोमोसोम, ये करता है डीएनए। तो ये सब किस लिए करता है, तो सेल्यूलर रिप्रोडक्शन के लिए करता है। तो क्या हुआ, न्यूक्लियस प्ले सेंट्रल रोल इन द सेल्यूलर रिप्रोडक्शन। तो कैसे करते हैं रिप्रोडक्शन, तो क्रोमोसोम के थ्रू डीएनए हेल्प किया, उसमें जीन हेल्प किया। तो ये सारे चीज डिवीजन के लिए ही होता है। तो हम लोग पढ़ लिए इसका सेंट्रल रोल क्या हो गया, सेल्यूलर रिप्रोडक्शन। अब हम लोग देखते हैं कुछ टर्म, जैसे कि कुछ बैक्टीरिया होता है तो उसमें भी तो न्यूक्लियस होगा। तो हम लोग देखते हैं कि उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं होता,
बस वो मतलब बिखरा हुआ सा उसमें न्यूक्लियस होता है, उसका कोई शेप मतलब उसको बांधने के लिए, घेरने के लिए उसमें कुछ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता ही नहीं है, उसमें पुअरली डेवलप होता है या फिर होता ही नहीं है, अब्सेंस होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। और वही अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन के वजह से सिर्फ और सिर्फ उसमें क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है। तो उसी उसको क्या कहते हैं हम लोग, न्यूक्लियाइड्स कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियट्स कहते हैं। अब हम लोग इसमें दो टर्म पढ़ेंगे, कौन कौन से दो टर्म है, तो एक टर्म है प्रोकैरियोट्स और एक टर्म है हम लोग का यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स क्या होता है, तो प्रो का मतलब हम लोग पहले से जानते हैं, प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव या प्राइमरी, मतलब स्टार्टिंग फेज, सबसे पहले का। और कैरियोट्स, कैरियोट्स कहाँ से आया, तो कैरियन बर्ड से आया, जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस, मतलब प्रोकैरियोट्स मतलब प्राइमरी न्यूक्लियस। तो हम लोग कहते हैं ना कि जिसमें एक सेल जो होता है लैक द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसको कहते हैं प्रोकैरियोट्स। मतलब एक सेल के अंदर जब सेल मतलब न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होता है तो उसमें क्या कहते हैं, उसको कहते हैं प्रोकैरियोट्स। और इसी प्रोकैरियोट्स में बहुत सारे और भी ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते हैं, बहुत सारे लैक रहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं प्रिमिटिव न्यूक्लियस। यहाँ पर एक डायग्राम दिखाया गया है जिसमें कि सिर्फ न्यूक्लियाइड्स है, उसमें मेम्ब्रेन ही नहीं है, यहाँ पर मेम्ब्रेन है नहीं है, तो इसीलिए ये प्रिमिटिव हो गया। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, वायरसेस होता है। वायरसेस को देखते हो, वायरसेस क्या होता है ना, उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, शेप ही नहीं होता है, तो वो क्या करता है कि वो जहाँ भी उसको मतलब उसका अपना तो कुछ है नहीं, तो वो किसी के बॉडी में भी चल जाता है, उसकी लाइफ का एग्जिस्टेंस नहीं है, किसी के बॉडी में एंटर करता है और वो उसके थ्रू ही अपने बॉडी में मल्टीप्लाई कर लेता है, मतलब उसके बॉडी में मल्टीप्लाई करता है और उसी तरह से वो जीता है, क्योंकि उसका कोई बेसिक स्ट्रक्चर नहीं होता, उसकी मेम्ब्रेन नहीं होती है, वो उसमें न्यूक्लियस अच्छे से डेवलप नहीं होता है, तो उसके रिप्रोडक्शंस नहीं हो पाता है, इसीलिए उसको दूसरे की जरूरत पड़ती है। अब हम लोग देखेंगे क्या, यूकैरियोट्स के बारे में। तो यूकैरियोट्स क्या है, तो यूकैरियोट्स में देखो, यू का मतलब क्या होता है, ट्रू। यू का मतलब क्या हुआ, ट्रू। कैरियंस का मतलब क्या हो गया, न्यूक्लियस, मतलब ट्रू न्यूक्लियस। ट्रू न्यूक्लियस मतलब क्या हुआ कि एक सेल होगा, उसके अंदर वेल डिफाइंड क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, तो उसको हम लोग कहेंगे यूकैरियोट्स। और इसमें जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होंगे वो अच्छी तरह से डेवलप होंगे, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है, न्यूक्लियस है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और भी बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जिसके बारे में हम लोग देखेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, तो प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, ये सारे चीज हो गया। अब हम लोग चौथा पढ़ेंगे सेल साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म क्या है, तो साइटोप्लाज्म कुछ नहीं ये क्या होता है, फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब सेल है, सेल के बाहर का स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, तो मतलब वो घेरा हो गया, तो उसके सॉरी, तो उसे घेरा के अंदर क्या क्या होता है, तो हम लोग देखें सेल ऑर्गेनल्स होता है, तो वो सेल ऑर्गेनल्स किस चीजों में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। साइटोप्लाज्म क्या है, फ्लूइड कंटेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, उसी के अंदर उसी में कंटेंट क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन्स रहता है, उसके अंदर सेल का सेल ऑर्गेनल्स होता है। ठीक है, सारे जितने भी से न्यूक्लियस कहते हैं, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब उसी में ताड़ते रहते हैं, वो सारे जो होते हैं। साइटोप्लाज्म क्या करते हैं, बस फ्लूइड कंटेंट है जिसमें वो सारे सेल ऑर्गेनल्स को रखता है, इसीलिए ये जो है सारे सेल में पाया जाता है। अब साइटोप्लाज्म ही नहीं रहेगा तो सारे सेल ऑर्गेनल्स रहेंगे कहाँ, इसीलिए अब हम तो हो गया साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म बस यही है, फ्लूइड कंटेंट है और वो सेल ऑर्गेनल्स को रखता है। तो हम लोग देखिए कि एक सेल के अंदर यदि साइटोप्लाज्म नहीं हो, न्यूक्लियस नहीं हो और प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं हो, तो सेल तो अच्छे से डिफाइंड ही नहीं होगा। सेल वॉल नहीं भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन यदि ये तीन नहीं रहे तो सेल क्या होगा, अच्छे से डिफाइंड ही नहीं रहेगा, वेल डिफाइंड नहीं रहेंगे। इसीलिए हम लोग ये तीन चीज तो एटलीस्ट सब में होता है। ठीक है, अब हम क्या बोले, क्या करें, ये कंप्लीट होता है इतना। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में
और सारे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, जैसे कि इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, माइट्रोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, गोल्जी एपरेटर्स, ये सारी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे और साथ में हम लोग सेल डिवीजन भी थोड़ा पढ़ेंगे। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड प्लीज़ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।